हेलो स्टूडेंट्स, वर्मा केमिस्ट्री क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है रासायनिक बलगतिकी केमिकल काइनेटिक, जिसके अंतर्गत हमने पिछले वीडियो में 5 कारकों का अध्ययन किया। अगला जो कारक होता है वो होता है ताप का प्रभाव, अर्थात किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। बोर्ड के अकॉर्डिंग ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, कोई भी रिएक्शन हो, हम एक इसको नॉर्मल वे में करें और एक जैसे ही टेम्परेचर दिया तो टेम्परेचर देने पर होगा क्या वास्तव में कि अभिकारक के जो अणु हैं उनके गतिज ऊर्जा के मान में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, जिसके कारण प्रति सेकंड टक्करों की संख्या में भी क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। जैसे ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो वो अणु जो हैं आपस में क्या होंगे, शीघ्रता से टकराएंगे और टकराएंगे तो अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो हम ऐसे कह दें कि किसी भी अभिक्रिया में अगर टेम्परेचर को बढ़ाया जाए तो अभिक्रिया का जो वेग है वो हमेशा ही क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि हमने कहा क्योंकि ताप बढ़ाने पर, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर अभिकारक के अणुओं की गतिज ऊर्जा के मान में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, जिससे प्रति सेकंड टक्करों की संख्या में क्या होगी, वृद्धि होगी। आपस में वो शीघ्रता से टकराएंगे जिसके कारण अभिक्रिया का वेग क्या होगा, बढ़ जाएगा। एक इम्पॉर्टेंट बात बता रहे हैं हम इसमें कि अभिक्रिया चाहे ऊष्मा शोषी हो या ऊष्मा छेपी, ताप बढ़ाने पर हमेशा ही अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा। आप 11th में पढ़ते हो, केमिकल इक्विलिब्रियम रासायनिक साम्य में पढ़ते हो, तो वहाँ साम्य स्थिरांक Kc की बात आती है कि अब ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया अग्र दिशा में या पश्चिम दिशा में क्या होती है, परिवर्तित होती है। ऊष्मा छेपी अभिक्रियाओं में अगर ताप बढ़ाएं तो वो पश्चिम दिशा में हो जाती हैं, और ऊष्मा शोषी अभिक्रियाओं में अगर ताप बढ़ाया जाए तो वो कौन सी दिशा में संपन्न होती हैं, अग्र दिशा में। तो हम यहाँ पर साम्य स्थिरांक Kc की बात नहीं कर रहे, अभिक्रिया के वेग की बात कर रहे हैं। अभिक्रिया चाहे अग्र दिशा में हो चाहे पश्चिम दिशा में, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। तो इम्पोर्टेंट बात क्या है कि अभिक्रिया चाहे ऊष्मा शोषी हो चाहे ऊष्मा छेपी, ताप बढ़ाने पर हमेशा ही अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा। तो हमने क्या कहा कि ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग हमेशा बढ़ता है, क्योंकि ताप बढ़ाने पर अभिकारक के अणुओं की गतिज ऊर्जा के मान में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, जिससे प्रति सेकंड टक्करों की संख्या में भी क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, जिससे अभिक्रिया का वेग क्या होगा, बढ़ जाएगा। फिर हमने क्या कहा कि अभिक्रिया चाहे ऊष्मा शोषी हो या ऊष्मा छेपी, और ताप बढ़ाने पर हमेशा अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। ये इम्पोर्टेंट लाइन है, ये याद रखनी है आपको कि अभिक्रिया चाहे ऊष्मा शोषी हो या ऊष्मा छेपी, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया का वेग भी हमेशा ही क्या होगा, बढ़ेगा। तो देखिए, सामान्यतः यह देखा गया कि अभिक्रिया के जो ताप है उसमें अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि कर दी जाए, अभिक्रिया के ताप में अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि कर दी जाए तो अभिक्रिया का जो वेग है लगभग दोगुने से तिगुना हो जाता है, 2 से 3 गुना हो जाता है। ये बात भी इम्पोर्टेंट है, जिससे हम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। सामान्यतः यह देखा गया कि अभिक्रिया के ताप में 10 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि की जाए तो अभिक्रिया का जो वेग है वो कितना बढ़ जाएगा, 2 से 3 गुना बढ़ जाएगा। अब हम कह रहे हैं यदि कंडीशन लगाई हमने, माना T डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर वेग स्थिरांक
का मान क्या है kT। T डिग्री सेंटीग्रेड पर वेग स्थिरांक क्या है kT। अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप अधिक कर दिया तो वेग स्थिरांक माना हम कह रहे हैं क्या हो गया kT प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। T डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर वेग स्थिरांक kT तथा 10 डिग्री सेंटीग्रेड जैसे ही हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो वेग स्थिरांक का मान क्या हो गया बताओ kT प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। तो हम कह रहे हैं कि जैसे ही 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाते हैं टेम्परेचर में तो अभिक्रिया का वेग लगभग कितना हो जाता है 2 से 3 गुना हो जाता है। तो हमने क्या कह दिया kT प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन kT बराबर कितना हो गया 2 से 3 गुना। यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, एक ही बात है। देखिए इसको मैं इधर ले गया kT प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर kT कितना 2 से 3 गुना क्या हो जाएगा kT हो जाएगा। इसको देखो इधर ले गए, एक ही बात है। हमने कहा कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर वेग स्थिरांक या वेग कितना हो जाता है 2 से 3 गुना। अब क्या कह रहे हैं, ये वाली जो टर्म लिखी है हमने, ये वाली चीज तो स्पेशल कहलाती है टेम्परेचर कोफिशिएंट। टेम्परेचर कोफिशिएंट हिंदी में बोलते हैं ताप गुणांक। एक नई डेफिनेशन निकल के आ गई kT प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन kT तो बराबर क्या होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट यानी ताप गुणांक कहलाता है। यानी इसको अगर हम बोलें तो कैसे बोलेंगे, देखिए कि किसी अभिक्रिया के लिए 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप के अंतर पर वेग स्थिरांकों का जो अनुपात है वो उसका क्या कहलाएगा बताओ, ताप गुणांक कहलाएगा। क्या कह रहे हैं हम, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर ताप का जो अंतर है उन पर वेग स्थिरांकों का जो अनुपात है वो क्या कहलाएगा, उसका ताप गुणांक टेम्परेचर कोफिशिएंट कहलाता है। यानी अगर आपसे टेम्परेचर कोफिशिएंट की डेफिनेशन पूछे तो ये लिख दोगे, अन्यथा ये क्या लिख दोगे, ताप गुणांक तो बराबर क्या होता है kT प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन kT। हमने अभी देखा कि ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग हमेशा क्या होता है, बढ़ता है। अब इस ताप में वृद्धि से अभिक्रिया के वेग में जो वृद्धि हुई उनको कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो प्रभावित करते हैं जिसके कारण अभिक्रिया के वेग में क्या हो रही थी, वृद्धि हो रही थी। तो ताप में वृद्धि से अभिक्रिया के वेग में हुई वृद्धि को निम्न 2 कारक प्रभावित करते हैं। ये क्वेश्चन 2019 राजस्थान बोर्ड में पूछा गया है कि अभिक्रिया के ताप में वृद्धि से अभिक्रिया के वेग में जो वृद्धि होती है उसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो कौन कौन से 2 कारक हैं, देखिए हमने कहा ताप में वृद्धि से वेग में हुई वृद्धि को 2 कारक प्रभावित करते हैं। पहला है संघट्ट आवृत्ति, यानी इसको हम टक्करों की संख्या भी बोल सकते हैं, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Z से रिप्रेजेंट करते हैं। और दूसरा कह रहे हैं हम प्रभावी टक्करों का अंश, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, F से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यानी ये 2 मुख्य कारक होते हैं जो क्या करते हैं, अभिक्रिया के ताप में जब वृद्धि की जाए तो अभिक्रिया के वेग में क्या होगी, वृद्धि होगी। हम पहले को देखें जैसे संघट्ट आवृत्ति या टक्करों की संख्या, इसके अकॉर्डिंग देखें तो क्या होता है कि जैसे हम ताप बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया का वेग सामान्यतः बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि ताप बढ़ाने पर अभिकारक के अणुओं के मध्य टक्करों की संख्या, या टक्कर को दूसरा क्या कहते हैं हम, संघट्ट आवृत्ति की संख्या, संघट्ट आवृत्ति या संघट्ट टक्करों की संख्या में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। यानी टक्करों की संख्या में जैसे वृद्धि होगी तो अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। इसमें क्या कहा हमने, दोबारा से देखें
कि ताप बढ़ाने पर अभिकारक के अणुओं की गतिज ऊर्जा के मान में क्या हो रही थी, वृद्धि हो रही थी, जिससे प्रति सेकंड टक्करों की संख्या या संघट्ट आवृत्ति का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिससे अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। दूसरा फैक्टर देखें हम, प्रभावी टक्करों का अंश। तो टक्कर सिद्धांत कहता है, इस चैप्टर में ही हम टक्कर सिद्धांत और पढ़ेंगे। टक्कर सिद्धांत ये कह रहा था कि टक्कर सिद्धांत क्या कह रहा था कि टक्कर सिद्धांत के अनुसार अभिकारक के केवल वे अणु ही आपस में टकरा करके उत्पाद का निर्माण करते हैं। कौन से वाले? जो अभिकारक के अणु आपस में आमने सामने से आकर के कौन सी टक्कर करें, प्रभावी टक्कर। यानी प्रभावी टक्कर के परिणाम स्वरूप ही क्या बनता है, उत्पाद बनता है। अब बात कर रहे हैं, यह टक्कर जो होती है वो तो या तो क्या होती है, ऐसी टक्कर जब होती है प्रभावी टक्कर, तो प्रभावी टक्कर के परिणाम स्वरूप तो एक ऊर्जा उत्पन्न होती है। यदि यह ऊर्जा दहली ऊर्जा के बराबर या इससे अधिक प्राप्त होगी तो हम ऐसी टक्कर को कहेंगे प्रभावी टक्कर। अगर इस टक्कर का मान दहली जो ऊर्जा है, इस ऊर्जा का जो मान है अगर दहली ऊर्जा से कम प्राप्त हो रहा है तो हम ऐसी टक्कर को क्या कहते हैं, अप्रभावी टक्कर कहते हैं। अप्रभावी टक्कर के परिणाम स्वरूप क्या नहीं बनता, उत्पाद नहीं बनता। केवल कौन सी टक्कर के परिणाम स्वरूप उत्पाद बनता है, प्रभावी टक्कर के परिणाम स्वरूप उत्पाद बनता है। और प्रभावी टक्कर कौन सी कहलाती है, जिसमें जो ऊर्जा मुक्त हुई है वो या तो दहली ऊर्जा के बराबर हो या उससे अधिक हो। ऐसी जो ऊर्जा है वो प्रभावी ऊर्जा या प्रभावी टक्कर कहलाएगी। इस टक्कर के परिणाम स्वरूप ही किसका निर्माण होगा, उत्पाद का निर्माण होगा। अब दहली ऊर्जा वर्ष आया, दहली ऊर्जा का मतलब अगला जो लेक्चर आएगा उसमें हम देखेंगे एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा, तो उसमें इस पर डिस्कस करेंगे दहली ऊर्जा क्या होती है। तो हमने कहा कि प्रभावी टक्करों के लिए टक्कर सिद्धांत जब पढ़ेंगे, टक्कर सिद्धांत ये कहता है कि उन्हीं टक्करों के परिणाम स्वरूप उत्पाद बनता है जिसमें अभिकारक के अणु आपस में आकर के क्या करें, प्रभावी टक्कर करें। और प्रभावी टक्कर के लिए हमने कहा कि ऐसी टक्कर जिसमें जो ऊर्जा मुक्त हो रही है उसका मान अगर दहली ऊर्जा के या तो बराबर या उससे अधिक है तो उसको प्रभावी टक्कर कहेंगे। यदि ऊर्जा जो मुक्त हो रही है उसका मान दहली ऊर्जा से अगर कम है तो हम ऐसी टक्कर को कौन सी टक्कर कहेंगे, बताओ, अप्रभावी टक्कर कहेंगे। और अप्रभावी टक्कर के परिणाम स्वरूप क्या नहीं बनता, बताओ, उत्पाद नहीं बनता। इसके बाद में देखें हम, तो हम कह रहे हैं कि एक ग्राफ खींचा हमने अणुओं के अंश और ऊर्जा के मध्य। तो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग देखें हम तो एक लिया हमने T डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, T डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर देखें हम एनर्जी। तो देखिए ये इस प्रकार से ग्राफ घूम के आया, यहाँ पर ये आया, हमने यहाँ लिखा यह क्षेत्र जो रिप्रेजेंट कर रहा है T डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर अभिक्रिया करने वाले अणुओं को दर्शाता है, जो T डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर क्या कर रहे हैं, अभिकारक के अणु। लेकिन हमने क्या कहा कि जैसे ही ताप को बढ़ा दिया, कितना बढ़ा दिया, 10 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया, तो हम 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर कहते हैं कि अभिक्रिया का जो वेग है लगभग कितना हो जाता है, 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। जब ऐसे घूम रहा था अणुओं का अंश, उसको ज़्यादा क्या चाहिए थी, एक्टिवेशन एनर्जी। अब देखिए यहाँ से ही ये घूम के आ गया, तो ये क्षेत्र जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, T प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर अभिक्रिया करने वाले अणुओं को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसमें क्या कह रहे हैं अपन, यहाँ से इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रिएक्शन है वो क्या हो रही है, जब 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हमने बढ़ाया तो रिएक्शन क्या हो रही है, फास्ट हो रही है। तो अभिक्रिया के वेग पर ताप के प्रभाव को हमने देखा, तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया पर ताप का प्रभाव
तो ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग हमेशा बढ़ता है। अभिक्रिया चाहे ऊष्माशोषी हो चाहे ऊष्माक्षेपी, ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग हमेशा बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि ताप बढ़ाने पर अभिकारक के अणुओं की गतिज ऊर्जा के मान में वृद्धि हो जाती है, जिससे प्रति सेकंड टक्करों की संख्या में भी क्या होगी? वृद्धि होगी और अभिक्रिया का जो वेग है वो बढ़ जाएगा। सामान्यतः यह देखा गया कि अभिक्रिया के ताप में अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि की जाए तो अभिक्रिया का वेग लगभग कितना बढ़ जाता है? 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। और हमने कहा था माना T डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जो वेग स्थिरांक वो KT और तथा T + 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर वेग स्थिरांक का मान KT + 10 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो हमने कहा था KT + 10 डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन KT बराबर 2 से 3 गुना। और हमने कह दिया था फिर KT + 10 डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन KT, इन दोनों का जो अनुपात है वो क्या कहलाता है? ताप गुणांक, टेम्परेचर कॉफिशिएंट कहलाता है। उसके बाद हमने कहा कि ये जो ताप में वृद्धि से अभिक्रिया के जो वेग में वृद्धि होती है वो निम्न 2 कारकों पर क्या करती है? निर्भर करती है। पहला कहा हमने संघट्ट आवृत्ति Z पर, और अणुओं के अंश, प्रभावी टक्करों का अंश वो किस पर? F पर निर्भर करती है। संघट्ट की आवृत्ति के लिए हमने कहा था कि ताप बढ़ाने पर अभिकारक के अणुओं की गतिज ऊर्जा के मान में वृद्धि हो जाती है, जिससे प्रति सेकंड टक्करों की संख्या में भी क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। और प्रभावी टक्करों के अंश के लिए हम कह रहे थे टक्कर सिद्धांत के अनुसार केवल उन्हीं टक्करों के परिणाम स्वरूप उत्पाद बनता है जिसमें अभिकारक के अणु आपस में आकर के कौन सी टक्कर करें? प्रभावी टक्कर करें। प्रभावी टक्कर के लिए हमने कहा था यदि टक्करों के परिणाम स्वरूप जो ऊर्जा मुक्त हो रही है उसका मान अगर दहली ऊर्जा से कम, दहली ऊर्जा के बराबर या उससे अधिक है तो ऐसी टक्कर को प्रभावी टक्कर कहेंगे। और यदि जो ऊर्जा मुक्त हो रही है उसका मान दहली ऊर्जा से कम है तो ऐसी टक्कर को हम अप्रभावी टक्कर कहते हैं। और ऐसी टक्कर के परिणाम स्वरूप कभी भी क्या नहीं बनता? उत्पाद नहीं बनता। अर्थात हम केवल ऐसे कह दें कि ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया के वेग में वृद्धि होने का जो मुख्य कारण है वो तो क्या है? प्रभावी टक्करों की संख्या में क्या होना? वृद्धि होना। प्रभावी टक्करों की संख्या में अगर वृद्धि होगी तो क्या होगा? वेग का मान बढ़ जाएगा। हमने टक्कर सिद्धांत के अकॉर्डिंग हमने ये कहा था जो टक्करों से जो ऊर्जा मुक्त हो रही है, ऊर्जा टक्करों से जो ऊर्जा मुक्त हो अगर उसका मान हम कह रहे हैं दहली ऊर्जा कि या तो क्या हो? बराबर हो या उससे क्या हो? अधिक हो, तो ऐसी टक्कर को हम क्या कह देते हैं? बताओ। प्रभावी टक्कर बोलेंगे। प्रभावी टक्कर। और उस यदि हम कह रहे हैं यदि टक्करों से मुक्त ऊर्जा का मान अगर दहली ऊर्जा से कम है तो ऐसी टक्कर को हम क्या बोलेंगे? बताओ। अप्रभावी टक्कर कहेंगे। और अप्रभावी टक्कर के परिणाम स्वरूप कभी भी उत्पाद नहीं बनता। उसके बाद हमने ये ग्राफ देखा कि T डिग्री सेंटीग्रेड पर ये रिएक्शन माना ऐसे हो रही है। अगर इसके टेम्परेचर में हमने 10 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि की तो जो वेग है वो कितना बढ़ जाएगा? लगभग 2 से 3 गुना। और ये रिप्रेजेंट कर रहा है इसलिए T डिग्री सेंटीग्रेड पर अभिक्रिया करने वाले अणुओं को दर्शाता है। और ये कितने पर है? T + 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर अभिक्रिया करने वाले अणु। अब देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं हम कि यदि प्रारंभ में अभिक्रिया का जो ताप है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, यदि अभिक्रिया का ताप 40 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाए, 10 को 40 कर दिया हमने, तो वेग कितने गुना हो जाएगा? तो हमने अभी कहा था कि सामान्यतः यह देखा गया कि अभिक्रिया के ताप में अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि की जाए तो प्रति 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर अभिक्रिया का वेग कितना हो जाता है? 2 से 3 गुना। तो एक सामान्य वे में अगर हम इसको देखें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो कैसे करते हम
कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड है प्रारंभ में ताप, 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर माना जो वेग है वो क्या है, 1 मान लिया। जैसे हम कह रहे हैं 10 से हमने 20 डिग्री सेंटीग्रेड किया तो कितना, प्रत्येक 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर डबल हो जाता है, दुगना कर दिया हमने। अब माना हमने 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड किया तो प्रत्येक 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है, डबल होता है। तो ये 2 से कितना हो गया, 4। और 40 डिग्री सेंटीग्रेड किया हमने तो कितने गुना हो गया, 8 गुना। तो ये देसी तरीका है, 8 गुना क्या कर दिया हमने, आंसर आ गया। कितना वेग हो जाएगा, 8 गुना। लेकिन इससे क्या है, जैसे टेम्परेचर को ज़्यादा करेगा तो इसमें गलती होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो इसलिए हमने एक सिंपल सी ट्रिक बनाई, उस ट्रिक से आप करोगे तो कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो हमने कहा क्या ट्रिक है उसमें कि आपको जब वेग निकालना है कि कितना गुना हुआ तो 2 पे घात डेल्टा टी अपॉन 10 कर देना, आंसर आ जाएगा। कैसे, तो देखिए डेल्टा टी का मतलब क्या है, T1 और T2। T1 यहाँ पर कितना है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड और T2 कितना है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया। इसका मतलब डेल्टा टी तो कितना आ गया, 30 डिग्री सेंटीग्रेड निकल के आ गया। तो हमने इसमें रखा ये वेग बराबर क्या हो जाएगा, 2 पे घात 30 बटे 10, ये 0 से 0 गई, इसका मतलब 2 से 3 गुना, 2 पे घात 3, इसका मतलब कितना गुना आ गया, 8 गुना आंसर आ गया। तो इस प्रकार से हम सॉल्व कर लेंगे। अगर आपके लिए क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा तो हमको जो वेग मानना है वो कितना मानना है, दुगना। कितना करना है, दुगना, यानी ये फॉर्मूला लगाएंगे। अगर आपसे जब 3 गुने की बात आएगी तो वो क्वेश्चन में कहेगा। जैसे देखिए अगले क्वेश्चन की बात करें हम कि किसी अभिक्रिया के ताप में कितनी वृद्धि की हमने, 10 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि की, तो वेग कितना हो गया, देखिए 3 गुना। अब उसने खुद ने कह दिया कि कितना गुना ही करना है आपको, 3 गुना करना है प्रति 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर। और अब अभिक्रिया का जो ताप है वो हमने कितना कर दिया, 50 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि की है, ना कि ये लाइन पढ़नी है स्पेशली याद रखना है आपको कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया है कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड की क्या कर दी, वृद्धि। तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि की है, इसका मतलब डेल्टा टी का मान ही दे दिया उसने। अरे डेल्टा टी तो इसमें कितना हो गया, 50 डिग्री सेंटीग्रेड, और वेग पूछा है फिर कितना हो जाएगा, प्रति पर कितना हो रहा है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर 3 गुना। तो या तो हम ऐसे करके निकालते, अब क्या करते, प्रत्येक बार क्या करते, 3 गुना। लेकिन हम इसके लिए भी क्या बना लें, अब ट्रिक बना लें। तो ट्रिक से आपको कैसे क्वेश्चन करना है कि वेग के लिए आपको क्या करना है, 2 की जगह आप क्या ले लोगे यहाँ, 3 और डेल्टा टी अपॉन 10। तो देखिए 3 डेल्टा टी कितना है यहाँ पर, 50 बटे 10, 0 गई, 3 पे घात 5 आ गया, और 3 पे घात 5 का मतलब कितने गुना हो जाएगा वेग, 243 गुना। तो इस प्रकार से ये इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं आप इजीली इस ट्रिक से कर लेना, कभी भी गलत नहीं होंगे, चाहे बोर्ड में आइए क्वेश्चन या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। धन्यवाद।